हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीयू के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी का आईपीयू का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपकी जो रैंक है वो आपकी रिलीज हो चुकी है। नाउ आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोसेस, यानी कि हमारी जो पसंद का कॉलेज है वो हमें कैसे मिलेगा, जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है वो हमें कैसे भरनी है, या हमने 2 या 3 अगर कोर्सेज में अप्लाई किया हुआ है तो क्या उनकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो किस ऑर्डर में भरी जाएगी, अगर तीनों में से एक कॉलेज में मिलता है तो कैसे चूज किया जाएगा, एंड मेनी अदर डाउट्स। सो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स रहेंगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकेंगे। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अपने काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो जब आप काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे तो आपको सबसे पहले तो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्टर करना होगा। आपको ये समझना होगा कि अगर आप सिर्फ एग्जाम दे चुके हैं और आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, इसी के बेसिस पे आपको आईपीयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है सिर्फ एग्जाम देना सफिशिएंट नहीं है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है और आज हम उस प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा। आपको पता ही है जब आप रजिस्टर करेंगे तो एक पर्टिकुलर फी आपको पे करनी पड़ेगी और उस रजिस्ट्रेशन के बिना आपको जो है कॉलेज अलॉट नहीं होगा। एग्जाम की फीस अलग है और काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसकी फीस अलग है। दोनों फी अलग अलग हैं। आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने तो एग्जाम की फी पे कर दी है। अगर एग्जाम की फी पे कर दी है इसका मतलब हमें और कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम की फी अलग है जो आपने एग्जाम देने के लिए पे की है, और जो काउंसलिंग है उसके लिए एक सेपरेट फी होती है, वो आपको 1000 रुपीज काउंसलिंग फी जो होगी वो पर्टिकुलर कोर्स के लिए पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप 2 कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी आपने 2 सब्जेक्ट का अगर एग्जाम दिया है तो आपको 2 कोर्सेज के लिए सेपरेट काउंसलिंग फी पे करनी होगी। ठीक है, तो जितने कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आईपीयू में, हर कोर्स के लिए सेपरेट आपको एक काउंसलिंग फी पे करनी होगी। चलिए, और फी करने के बाद आप उसके लिए रजिस्टर हो जाएंगे। अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फी पे करना ही सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए भी एक लंबा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आगे देखते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो रहेगा राउंड 1 का, यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन फी पे कर दी है और रजिस्ट्रेशन फी करने के बाद आपको ये सारे प्रोसेस जो है वो फॉलो करने होंगे। तो देखते हैं वो प्रोसेस क्या क्या होने वाले हैं। तो यहां पे अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपके पास होने वाला है चॉइस फिलिंग, यानी जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। अब ये चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो आपसे क्या कहता है उस पर एक बार नजर डालते हैं हम। तो ये जो चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन रहेगा आपके पास, इसमें आपको अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस भरनी होंगी। यानी कि किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए लेट्स से आपके पास 30 कॉलेजेस हैं, किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपके पास 30 कॉलेजेस हैं। अब इन 30 कॉलेजेस को आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना होगा, जो आपकी चॉइसेस रहेंगी और वो आपको भरना होगा। अब स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, कॉमन मिस्टेक देखी गई है कि सपोज 30 कॉलेजेस हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे तो अगर टॉप 5 मिलेंगे तो ही मैं इसमें एडमिशन लूंगा, वरना मैं एडमिशन नहीं लूंगा। तो वो क्या करता है 1, 2, 3, 4 और 5 इन कॉलेजेस को फिल कर देता है, बाकी को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखता ही नहीं है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। होता क्या है, जब आप इन 5 कॉलेजेस को ही फिल करते हैं और बाकी कॉलेज नहीं फिल करते हैं, तो सपोज आपका किसी भी लिस्ट में नंबर नहीं आया तो आपके लिए आगे जो उसको अप्रूव यानी आगे उसको प्रेफर करना है, दूसरी जो लिस्ट आएगी उसके लिए जो आपको फ्लोट करने का ऑप्शन है उसमें आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए मेरा सजेशन ये रहता है कि आप 30 अगर कॉलेजेस अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए तो आप इनको 30 ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। भाई 5 तो आपकी पर्टिकुलर चॉइस हो गई, उस 5 के अलावा 6 to 10 जो है वो भी आप अच्छे से अरेंज कर दीजिए, अच्छे पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। और 11 to जो 30 है उसे किसी भी रैंडम ऑर्डर में अरेंज कर दो, आप किसी भी रैंडम ऑर्डर, लेकिन आप 30 के 30 चॉइस फिल करो। अगर आप इसमें सारी चॉइसेस फिल नहीं करोगे तो बाद में आपके लिए परेशानी होती है, क्योंकि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो यू विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस इन अ पर्टिकुलर केस।
जो मैं नहीं चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि अगर 30 कोर्सेज अवेलेबल हैं, 30 उसमें कॉलेज अवेलेबल हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो आप 30 के 30 एटलीस्ट वो फिल कर दो। इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। अगर आपने कोर्स की फीस पे कर दी है काउंसलिंग के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें कितने भी जो प्रेफरेंसेस है वो फिल कर सकते हैं, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। आप एटलीस्ट अगर 30 अवेलेबल है तो 1 to 10 जो है एक पर्टिकुलर ऑरेंज में अपनी प्रेफरेंस अकॉर्डिंग, चाहे वो आपकी लोकेशन हो सकती है, चाहे वो उसका फीडबैक हो सकता है, चाहे किसी फ्रेंड या रिलेटिव का रिव्यू हो सकता है, उसकी लोकेशन हो सकती है, उसकी फीस हो सकती है, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। आप सोशल मीडिया पे अगर रिव्यूज देखते हैं वो भी हो सकती है, या फिर हमने भी अपने एक्सेल शीट बनाई हुई है, आप उसके वीडियोस भी देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए हमने बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, इन स्पेशल कोर्सेज के लिए जो है एक प्रेफरेंस लिस्ट अरेंज की हुई है। ठीक है, तो आप वो वीडियोस में वो प्रेफरेंस लिस्ट एज इट इज भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें अगर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहते हैं तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, या आपको लगता है कि मेरी कोई प्रेफरेंस ही नहीं है तो आप उस लिस्ट को भी एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम चॉइसेस उसमें फिल करनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप ये रैंक जो चॉइसेस है, कॉलेज की जो रैंक है, वो अपनी चॉइसेस जो फिल कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, ये चॉइस फिल करने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगी। अब इस सीट अलॉटमेंट कैसे होगी ये बताता हूं मैं आपको। सपोज हम बात करते हैं किसी कॉलेज में 1, 2, 3, 4 और 5, मैं बात करता हूं यहां पे 1, 2, 3, 4 और 5, ये मेरे पास 5 कॉलेजेस हैं, ये मेरे पास 5 कॉलेजेस हैं, और भी नीचे होंगे। सपोज मुझे 5th नंबर वाला कॉलेज मिल गया, इसमें सपोज मुझे 5th नंबर वाला कॉलेज मिल गया मेरी रैंक के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, मैं कहता हूं कि मुझे 5th नंबर वाला तो मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए 4 नंबर या 3 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा और आपको जो 30 कॉलेजेस हैं उसमें से 5th नंबर वाला कॉलेज अगर मिल गया है आपको, तो उस केस में अगर आपको 5th नंबर वाला नहीं चाहिए, आपको एक्सपेक्टेशन है कि मुझे बेटर कॉलेज भी मिल सकता है, तो उस केस में क्या करोगे, आप फ्लोट वाला ऑप्शन चूज कर लोगे। फ्लोट वाला ऑप्शन चूज कर लोगे। आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक फ्लोट वाला होगा और आपके पास एक फ्रीज वाला ऑप्शन होगा। एक फ्लोट वाला ऑप्शन होगा और आपके पास एक फ्रीज वाला ऑप्शन होगा। फ्रीज का मतलब यह है कि अगर आपको जो प्रेफरेंस मिली है, जो कॉलेज अलाउड हुआ है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए, और फ्रीज करने के बाद जो पार्ट एकेडमिक फी है उससे आप पे कर दीजिए। लेकिन अगर आप अपनी जो प्रेफरेंस मिली है उससे खुश नहीं है, आपको लगता है कि इससे बेटर मुझे मिल सकती है, तो उस केस में आप उसको फ्लोट कर सकते हैं। इसमें भी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लो इस पॉइंट को। अगर आपको पहली ही प्रेफरेंस मिल गई है, उस केस में आप इसको फ्लोट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको फर्स्ट नंबर की जो प्रेफरेंस है वो मिल गई है, उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि मैंने तो गलत भर दी है, मुझे पहली प्रेफरेंस में तो ये वाला कॉलेज चाहिए था, मुझे ये वाला नहीं चाहिए था, मुझे ये वाला चाहिए था, पर मैंने गलत फिल कर दी और मेरे को ये मिल गया है मेरी रैंक के अकॉर्डिंग। उस केस में किसी भी सूरत में आप इस कॉलेज को नहीं ले पाएंगे। अगर आपको ये कॉलेज चाहिए तो इसको पहले ही प्रेफरेंस में रखना होगा। कहने का मतलब यह है, आप जो भी ऑर्डर फिल करेंगे 1 to 20, 1 to 30 या जिससे ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, अगर आपको पहली ही प्रेफरेंस अलॉट हो गई है, उस केस में आप किसी भी सूरत में इसको फ्लोट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर होना पड़ेगा। यानी पहली प्रेफरेंस मिलने के बाद आपके पास फ्लोट का ऑप्शन नहीं रहेगा, आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, यानी कि फ्रीज वाला। आपको फ्रीज ही करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है आपको उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और कोई चॉइस आपके पास नहीं रहेगी। इसीलिए प्रेफरेंस लिस्ट जो है बहुत तरीके से भरना, क्योंकि मान लो आपको सेकंड भी मिली तो भी आप फ्लोट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट वाली मिल गई तो आप उसे फ्लोट नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्या हुआ, आपने चॉइस फिल की, चॉइस फिल करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया उससे आपको सीट अलॉटमेंट होगा। उस सीट अलॉटमेंट के बाद आपको पार्ट जो है वो एकेडमिक फी पे करनी होगी। ठीक है, जो आपके लिए 60,000 रुपीज है, 60,000 रुपीज। ठीक है ना। अब क्या है, चाहे आप उसे एक्सेप्ट करो या ना करो, उसे फ्रीज करो या फ्लोट करो, ये पार्ट पेमेंट फी जो कि रिफंडेबल होती है, आप उसको पे कर सकते हैं। ठीक है ना। जो 60,000 रुपीज है, चाहे आप काउंसलिंग प्रोसेस में बना रहना चाहते हैं, आप उसे फ्रीज करें या फ्लोट करें, लेकिन आप काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहना चाहते हैं तो आपको 60,000 रुपीज
पे करनी होगी। ये ध्यान रखना, लोगों को लगता है कि भैया मैंने तो फ्लोट करना है, जब मुझे फ्लोट करना है तो मुझे 60,000 पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहना है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपना कॉलेज, तो उस केस में आपको जो है 60,000 जो पार्ट एकेडमिक फी है वो आपको पे करनी होगी। जो बैलेंस फी है वो आपको कॉलेज में जाके पे करनी होगी। अब लोगों को डाउट आएगा कि सपोज मैंने 60,000 पे कर दी और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने गलत पे कर दी, मुझे तो नहीं करना पार्टिसिपेशन अभी, तो उस केस में आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन भी आएगा। यानी आप पहले 60,000 पे कर देना, 60,000 पे करने के बाद आपको या तो फ्रीज करना होगा या फ्लोट करना होगा। अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपने कॉलेज चूज कर लिया। अब आपको सीधा कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे आपको बैलेंस जो फी होगी फर्स्ट ईयर की वो आपको पे करनी होगी। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फ्लोट करते हैं, और फ्लोट करने के बाद अगर आपको रियलाइज होता है कि मैंने गलत फ्लोट कर दिया, मतलब मुझे तो विड्रॉ करना है एडमिशन अपना, तो आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं। ये फैसिलिटी जो विड्रॉ करने वाली है ये फ्रीजिंग के टाइम पे भी है। मान लो आपने कॉलेज फ्रीज कर दिया और कॉलेज फ्रीज करने के बाद आपने किसी और कॉलेज में भी अप्लाई किया हुआ था और उसका भी रिजल्ट आ गया और आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, आईपीयू में एडमिशन नहीं लेना है, तो इवन आफ्टर फ्रीजिंग द सीट यू कैन विड्रॉ योर एडमिशन। यानी कि चाहे फ्रीज हो या फ्लोट हो, दोनों ही केस में आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रीज किया तो एडमिशन विड्रॉ नहीं करते हैं। जनरली हम यही करते हैं, हम या तो टॉपर्स में हैं, अगर टॉपर्स में नहीं है तो हम 2 या 3 ऑप्शन चूज करके रखते हैं। अब आप आईपीयू की बात करें तो डेफिनेटली प्रेफरेंस तो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी होने वाली है। अभी आपने सीयूटी एग्जाम दिया है जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, इनकेस रिजल्ट आ जाता है और आपको कोई कॉलेज अच्छा मिल जाएगा अपनी रैंक के बेसिस पे, तो उस केस में क्या होगा, आप आईपीयू से एडमिशन विड्रॉ करेंगे। तो जब आप एडमिशन विड्रॉ करेंगे तो इवन आप फीस भी कर लेते हैं तो भी आपको जो है वहां से फीस वापस मिल जाएगी। तो प्रोसेस दोबारा देखते हैं। आपने चॉइस फिलिंग करी है रजिस्ट्रेशन के बाद, इसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी होगी, पार्ट एकेडमिक फी बोलेंगे इसे, जो आपके लिए 60,000 है, दैट इज कंप्लीटली रिफंडेबल। उसके बाद फ्रीजिंग ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा आपका और फिर आपको विड्रॉल ऑफ एडमिशन होगा। यानी अगर आपको विड्रॉल नहीं, एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि एडमिशन का जो विड्रॉल रहेगा वो आपका कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया 1 महीने बाद में विड्रॉ कर लूं, तो उसके इसमें काफी प्रॉब्लम होगी आपको 3 या 4 दिन का टाइम दिया जाएगा फ्रीज करने के बाद भी या फ्लोट करने के बाद भी। अगर आपको विड्रॉ करना है तो उन दिनों में आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा टाइम स्पेंड इसमें नहीं रहता है, तो आपको बहुत ही जल्दी अपना डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस होता है जिसमें आप फ्रीज या फ्लोट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सेम प्रोसेस फॉलो होगा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। यानी जिनको फ्रीज हो गए हैं, जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है और उन्होंने फ्रीज कर दिया है, तो वो तो एडमिशन यानी काउंसलिंग प्रोसेस से अभी बाहर है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है मेरा यही कॉलेज है, उनको अब इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जिन्होंने फ्लोट किया था, यानी वो अपना कॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला था उनसे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उस केस में सेम प्रोसेस होने वाला है कि आपको दोबारा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। आपको जो है दोबारा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। आप दोबारा सेम प्रोसेस करेंगे, आप चॉइस फिलिंग करेंगे। अब जब आप दोबारा चॉइस फिलिंग करते हैं तो उस केस में आपको कॉलेज शफल करने का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है ना, सपोज आपने पहले नंबर पे कॉलेज रखा, दूसरे पे रखा, तीसरे पे रखा, चौथे पे रखा और 5वें पे रखा। ठीक है, आपको 5वें नंबर वाला कॉलेज मिल गया जिसे आप फ्लोट कर देते हैं। ठीक है ना, जिसे आप फ्लोट कर देते हैं। अब फ्लोट करने के बाद आप ये चाहते हैं कि यार मैंने ये ऑर्डर भी गलत भर दिया था, तो मैं इसको कैसे करना चाहता हूं, मैं सबसे पहले जो मैंने 2 नंबर पे रखा था मैं इसको फर्स्ट नंबर पे रखना चाहता हूं। ठीक है, और जो 3 नंबर पे रखा था इसको मैं सेकंड नंबर पे रखना चाहता हूं, और जो फर्स्ट नंबर पे रखा था उसे मैं थर्ड नंबर पे रखना चाहता हूं, और फोर्थ वाला मैं ऐसे ही रखना चाहता हूं। आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया, यानी पहले जो सेकंड नंबर वाला कॉलेज था वो आपने आपकी बार फर्स्ट नंबर पे रख दिया, थर्ड वाला जो था वो आपने सेकंड नंबर पे रख दिया, और जो फर्स्ट वाला कॉलेज था वो थर्ड पे रख दिया, और फोर्थ वाला एज इट इज रखा। तो ये आप दोबारा ऑर्डर भी बना सकते हैं। यानी कि इसमें जब दोबारा रैंक आएगी आपकी तो सबसे पहले ये कॉलेज देखा जाएगा रैंक के हिसाब से, ये नहीं हुआ तो फिर ये देखा जाएगा, ये देखा जाएगा, ये देखा जाएगा। तो सेकंड राउंड में सेम प्रोसेस होगा। आप इसमें रीऑर्डर भी कर सकते हैं अगर आपने पहली बार गलत भर दिया है और आप इसको रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, रिफिल करना चाहते हैं या फिर रीऑर्डर करना चाहते हैं। तो उस केस में आपकी चॉइस फिलिंग होगी, सेम प्रोसेस, आपको सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट के बाद भी आपके पास यही ऑप्शन आएगा कि आप इसे फ्रीज करना चाहते हैं या फिर फ्लोट करना चाहते हैं। तो फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आपके पास आएगा।
फ्रीज और फ्लोट के बाद आपको पेमेंट करनी होगी। काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहना है तो फ्रीज करोगे या फ्लेट करोगे, आपको 60,000 तो एज इट इज जो आपने पहले राउंड में पे कर चुके हैं दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। तो जो फीस पेमेंट है आपकी, ये फीस पेमेंट ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा करनी पड़ेगी, नहीं, आपने पहले राउंड में ही पे कर दिया है, अब आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट राउंड के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे फ्लोट कर देते हैं तो, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ अलॉटमेंट एंड विड्रॉल ऑफ एडमिशन सेम प्रोसेस रहेगा ये, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेकेंड राउंड के बाद भी कुछ लोगों को सीट मिल जाएगी, फ्रीज कर देंगे वो बाहर हो जाएंगे, जो बचेंगे वो जाएंगे आपके थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। दे विल गो फॉर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। अब जब वो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो क्या होगा ये बताता हूं मैं आपको। जब वो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो व्हाट विल हैपन, चॉइस चेंज आफ्टर पेमेंट ऑफ फी ऑफ द सेकंड राउंड, यानी कि जो मैंने बताया फर्स्ट राउंड के बाद आप चॉइस चेंज कर सकते हैं, तो सेकंड राउंड के बाद भी आप चॉइस चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, फी पेमेंट करने के बाद। तो आपके पास चॉइस जो चेंज करने का ऑप्शन है, यानी कि रीऑर्डर करने का जो ऑप्शन है, वो फर्स्ट राउंड के बाद एप्लीकेबल रहता है, सेकंड राउंड के बाद एप्लीकेबल रहता है और थर्ड राउंड शुरू हो जाता है आपका। तो जो थर्ड राउंड होता है वो भी सेम प्रोसेस में फॉलो होता है, आप चॉइस फिल करेंगे, रीऑर्डर करेंगे, फिर उसके बाद उसको आप अगर कॉलेज मिल जाता है तो आप फ्रीज फ्लोट करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके बाद सेम प्रोसेस होगा। अब क्या होगा कि थर्ड राउंड भी फिल हो गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन है, जो कैटेगरी वाइज सीट्स हैं अगर वो खाली रह जाती हैं तो उन्हें वो ओपन कर सकता है। जो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में सीट रहती है ना, यूनिवर्सिटी के पास चॉइस है कि उनको वो ओपन सीट कर सकता है, दूसरी कैटेगरी का बंदा भी उसमें एडमिशन ले सकता है। तो सीट अलॉटमेंट फॉर रिजर्व कैटेगरी विद इंटर कन्वर्जन इफ एनी, यानी कोई सीट खाली रह जाती है तो वो चाहता है अगर यूनिवर्सिटी, तो उस केस में उसे ओपन सीट कर सकता है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है उस पर्टिकुलर के कैटेगरी के ही लोग एडमिशन लें। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कॉलेज में 10 सीट है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की और उसमें 7 फिल हो गई, 3 जो है मेरे पास फिल नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं है मैं 3 वैकेंटी रख दूंगा या फिर उस पर्टिकुलर कैटेगरी से ही भरूंगा, दूसरी कोई कैटेगरी को भी मैं इन्वॉल्व कर सकता हूं ये 3 सीट फिल करने के लिए, ये यूनिवर्सिटी कहती है। सिमिलरली सीट अलॉटमेंट ऑफ ओपन और जनरल कैटेगरी विद कन्वर्जन, ठीक है ना। तो ये चीज किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए भी हो सकती है, या फिर जो जनरल कैटेगरी है उसकी अगर सीट खाली रह जाती हैं तो किसी दूसरी पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग हैं वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैंने SC या ST में अप्लाई किया हुआ है किसी पर्टिकुलर रीजन से और मैं कोई एडमिशन नहीं मिला उस कैटेगरी में, तो अगर सीट खाली रह जाती है तो फिर ओपन कैटेगरी और जनरल कैटेगरी वाली जो कैटेगरी होगी उसमें भी मैं एडमिशन ले सकता हूं इफ सीट्स आर नॉट एग्जॉस्टेड, खत्म नहीं हुई है तो, ठीक है। ये एडमिशन प्रोसेस होगा राउंड 3 के बाद। इसके बाद फी पेमेंट होगा, फी पेमेंट करने के बाद प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल एडमिशन अलॉटमेंट है, यानी अगर आप एडमिशन अपना ले लेते हैं तो आपको सबसे पहले अपना जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है वो लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इसमें एडमिशन लेते हैं कॉलेज में तो आपको इसका प्रिंट जो है जरूर काम में आएगा। तो जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है फर्स्ट राउंड के बाद या सेकंड राउंड के बाद या थर्ड राउंड के बाद, जैसे ही आप कॉलेज को फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज करने के बाद आपको सबसे पहले प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का लेटर लेना चाहिए। कोई भी कम्युनिकेशन गैप हुआ या कहीं भी आपको टेक्निकल कोई इशू हुआ या फिर आपने कहा कि मुझे कॉलेज मिला था फिर आपने कहा मुझे तो ये दिया गया, कहीं भी कोई भी इशू होता है तो डेफिनेटली आप ये प्रिंटिंग दिखा सकते हैं, उसकी रिसीट जो है वो दिखा सकते हैं कि मुझे ये कॉलेज मिला था, ठीक है। अब क्या हुआ, थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, आपका स्लाइडिंग राउंड शुरू होगा। अब स्लाइडिंग राउंड क्या होता है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, वो एक हम थर्ड राउंड के बाद ही बात करेंगे, खाली छोटी सी बता देता हूं। उसमें जिन्होंने एडमिशन फ्रीज भी नहीं किया और विड्रॉ भी नहीं किया, यानी 60,000 तो पे कर दिया, 60,000 पे करने के बाद या तो एडमिशन विड्रॉ करोगे या उसे फ्रीज करोगे, मैंने दोनों ही नहीं किया, वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका स्पॉट राउंड होगा, इसके अलावा मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन होता है, तो कई सारे हमारे पास प्रोसेस रहते हैं एडमिशन के लिए। तो बेसिक तो आपका एग्जाम देखिए हो ही रहा है IPU CET से, भाई एक तरीका तो आपका IPU CET से एडमिशन है ही है। दूसरा एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, स्पॉट। स्पॉट में क्या रहता है, कोई सीट खाली रह जाती है तो वो भी आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं उस कॉलेज में, लेकिन उसके लिए IPU CET देना कंपलसरी है। तीसरा आपके पास मैनेजमेंट कोटा है, हर कॉलेज में 10% सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा में रिजर्व रहती हैं और उनका जो एडमिशन लेता है IPU वो 12th की परसेंटेज बेसिस पे लेता है और इसका जो डिसीजन रहता है वो कॉलेज के हाथ में ही रहता है। यानी किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आप अप्लाई करते हैं थ्रू मैनेजमेंट कोटा और कॉलेज का जो मैनेजमेंट है वो 12th की परसेंटेज के हिसाब से सेलेक्ट करेगा कि किन लोगों को मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना है और वो 12th की परसेंटेज पे बेसिस पे रहता है।
तो 3 तरीके से एडमिशन होता है इसमें। खैर वो बात की बातें हैं, अभी तो जो उसका काउंसलिंग प्रोसेस नॉर्मल चल रहा है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंट उसका लिख लिया, फिर उसके बाद स्लाइडिंग राउंड शुरू होगा। स्लाइडिंग राउंड के बारे में हम तभी बात करेंगे जब राउंड 3 कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आपको जो फोकस करना है वो 3rd राउंड तक ही कंप्लीट करना है और चैनल पे बने रहना है, क्योंकि आईपीयू में क्या है, जनरली मैंने देखा है बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया या हर स्टूडेंट को लॉगिन करके देखना पड़ता है, या फिर कहीं और से आपको ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अगर आप आईपीयू के लिए सीरियस हैं और नहीं चाहते कोई भी अपडेट्स आपसे मिस हो, तो आपको सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने कोई चार्जेस तो नहीं लगते हैं, लेकिन कोई अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। जैसे आईपीयू ने क्या है, बहुत जल्दी अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, रैंक अनाउंस कर दी है, या फिर जो पेपर डाउनलोड करना चाहते थे, आंसर की देखना चाहते थे, वो भी अवेलेबल कुछ टाइम के लिए थी, अभी वो अवेलेबल नहीं है। आप लॉगिन करेंगे तो अभी पेपर अवेलेबल नहीं होगा, वो पेपर होने के 3 या 4 दिन तक ही अवेलेबल था वो क्वेश्चन पेपर। तो बहुत ही क्विक जो प्रोसेस है वो होता है, कहीं भी मिस आउट आप हो सकते हैं। तो चैनल पे अपडेट के लिए बने रहें। इसके अलावा कौन कौन सी कैटेगरी के कौन कौन से पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स हैं, इसके अलावा फी रिफंड पॉलिसी क्या है, ये सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। बट अभी के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने तीनों राउंड की बात कर ली है, तीनों राउंड में सेम प्रोसेस फॉलो होता है। फी जो है वो कंप्लीटली रिफंडेबल रहती है। जहां मैं फीस की बात कर रहा हूँ वो रजिस्ट्रेशन फी की बात नहीं है, मतलब 1500 रुपीज़, ये 1000 रुपीज़ काउंसलिंग फी की बात नहीं है। ये जो आप 60,000 पे कर रहे हैं, आपने जो 60,000 रुपीज़ पे करे हैं पार्ट एकेडमी फी, ये कंप्लीटली रिफंडेबल होती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ 1000 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये आपको रिफंड की जाती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने जब फ्रीज कर दिया अपना एडमिशन और आपको एडमिशन मिल गया है, तो आप पर्टिकुलर क्या है अलॉट कर, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको अलॉट हुआ है, कॉलेज अलॉट हुआ है, वहाँ जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं अपने, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आपको उसमें एडमिशन मिल जाता है। अब क्या होगा, सपोज मेरे को किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन मैं वहाँ गया ही नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट वेरी कराए नहीं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ सीट जो है कुछ वैकेंट्स रह जाती हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए किसी कॉलेज में मेरे पास 300 सीट्स हैं और कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद लेट से मेरे पास 220 हैं, वही फिल हुई, 220 से ज़्यादा सीट फिल ही नहीं हुई है मेरे पास, क्योंकि लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पहुंचे ही नहीं। अब डॉक्यूमेंट कौन वेरीफाई कराएगा, जिसे उसे एडमिशन लेना हो। लेकिन अगर कोई दूसरा कॉलेज मिल जाएगा आपको, तो आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे, तो आपके पास 80 सीट्स हैं वो वेकेंट हो गई हैं। अब तीनों राउंड कंप्लीट होने के बाद जो 80 सीट्स वेकेंट हो गई हैं, ये आपकी स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशन से फिल होती हैं, ठीक है ना। डिस्प्ले ऑफ ओपन हाउस काउंसलिंग शेड्यूल, इसे हम ओपन काउंसलिंग बोलते हैं, स्पॉट काउंसलिंग बोलते हैं, और ये ऑनलाइन नहीं होती है, ये जनरली ऑफलाइन होती है। आपको एक ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है और कॉलेज के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उस टाइम अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं, फी पे करते हैं, और ऑन द स्पॉट आपका एडमिशन उस केस में होता है, ठीक है ना। तो वो भी आपको बताया जाएगा कब ऑन द स्पॉट होगा। अच्छा, ऑन द स्पॉट एडमिशन के लिए सिर्फ इतना कंपल्शन है कि आपका आईपीयू सीईटी दिया होना चाहिए। अगर आपने आईपीयू सीईटी नहीं दिया है तो स्पॉट राउंड में आपका नहीं होगा, आपको मैनेजमेंट कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 12th के बेसिस पे एडमिशन हो सकता है। सो आपके लिए प्रोसेस सिंपल है, 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग, देन स्लाइडिंग राउंड, देन स्पॉट राउंड, ये आपका प्रोसेस जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का रहता है। इसके बाद ओपन काउंसलिंग मैंने बताया, स्पॉट एडमिशन होगा, और उसके बाद रिपोर्टिंग टू दी अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ज्वाइनिंग, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस फी। पेमेंट ऑफ बैलेंस फी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज की फीस लेट से 1,30,000 है, ये एग्जांपल के लिए है कि किसी कॉलेज की फीस जो है वो आपके पास 1,30,000 है, ठीक है, और आपने पे कितनी कर दी है, आपने पे कर दी है 60,000, ठीक है ना। तो बैलेंस फी कितनी बची है आपके पास, 70,000 रुपये, ठीक है। तो ये 70,000 रुपीज़ जो है वो आप कॉलेज में जाके पे करेंगे और आपका जो है एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर कॉलेज की फी अलग अलग रहेगी, तो हर कॉलेज की जो बैलेंस फीस रहेगी वो भी अलग रहेगी। तो इस तरह से ये आपका जो है कंप्लीट प्रोसेस एडमिशन का रहता है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आपको अपडेट्स मिलने चाहिए, आप अपडेटेड रहने चाहिए। आईपीयू सीईटी की तरह डिले नहीं करता है, बहुत ही क्विक प्रोसेस करता है। या तो एडमिशन लो आप या विड्रॉ करो, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू गो फॉर इट, ठीक है। कुछ टॉप अच्छे कॉलेज हैं जो डेफिनेटली डीयू से काफ़ी बेटर होते हैं, कुछ कॉलेज आईपीयू के नाम पे अच्छे नहीं होते हैं कि आपको आईपीयू में एडमिशन से बेटर प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं। तो अगर आपके मन में डाउट है कि मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लूँ, जैसे कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शंस हैं आपके सामने, या फिर मैं कोर्स चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं बीबीए में एडमिशन लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे को बीबीए में कोई टॉप कॉलेज नहीं मिला, तो क्या मैं सीयूटी में डीयू में एडमिशन ले सकता हूं?
बीकॉम में, क्योंकि अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप डीयू में बीबीए नहीं कर सकते हैं, मैथ्स होना कंपलसरी है। तो अगर आप डीयू में एडमिशन नहीं मिलेगा तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन आईपीयू बचेगा, अगर आपको दिल्ली में ही पढ़ना है तो। अब आईपीयू में आपको टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है, मुझे कोई 15वें 16वें नंबर का कॉलेज मिल रहा है, तो मुझे वो लेना चाहिए या मुझे और किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है फी, आपकी फी में डिफरेंस कितना रहेगा। दूसरा प्राइवेट कॉलेज के प्लेसमेंट वर्सेस आपके जो आईपीयू के कॉलेज हैं उनके प्लेसमेंट। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करेगा। चौथा जो है आपकी डिस्टेंस मैटर करती है। और पांचवा तो फीडबैक करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू हैव एनी डाउट आवर प्रेफरेंस विल बी टोल्ड यू डेफिनेटली। तो कोई भी मन में आपके डाउट होता है आपकी रैंक को लेके, या फिर मुझे एडमिशन मिलेगा, मैं आईपीयू कॉलेज में लूँ या सीईटी में कोर्स चेंज करके ले लूँ या प्राइवेट कॉलेज में लूँ, तो किस तरह आपके डाउट हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको जल्दी जल्दी बता दिया जाए, ठीक है ना। तो फिलहाल आप ये प्रोसेस समझिए, कोई डाउट है तो पूछिए। इसके अलावा और कोई भी डाउट है आईपीयू से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक, काफ़ी सारे एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं और सीयूटी में जो हुआ है उसके बारे में अभी हम कमेंट नहीं करेंगे। आप मान के चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वर्क हार्ड, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन वी हैव। ट्राई बट नेवर ट्राई। अगेन विश यू गुड लक, कोई डाउट है तो पूछते रहिए। थैंक यू।